Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine. I am Aarti Jain and I welcome you all to my YouTube channel. Now restart. स्टूडेंट्स, हमने क्लास 10th का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर शुरू किया हुआ है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए एक हाई वेटेज रखता है, जिसके अंदर हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बीच में डिफरेंसेस पढ़े, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स पढ़े, मेटल्स और नॉन मेटल्स किस तरीके से आपस में रिएक्ट करते हैं, कैसे आयनिक कंपाउंड बनता है एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड के बारे में हमने डिटेल में पढ़ाई कर ली है। आई होप आप सब लोगों ने उसका अच्छे से रिविजन किया होगा। इतने टॉपिक्स जितने हमने कवर करे हैं, आज के सेशन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के बारे में, जो कि अगेन एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो इसे ध्यान से समझिएगा, अपनी पेन और नोटबुक लेके बैठिएगा ताकि आप ढंग से उसके नोट्स बना सकें और ताकि आपकी आगे की रिविजन अच्छे से हो सके। ठीक है बच्चों, जिन भी बच्चों ने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, प्लीज़ उन वीडियोस को ज़रूर देखिए। और अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए जल्दी से रीस्टार्ट करते हैं अपनी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की जर्नी को, आज के टॉपिक एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के साथ। ठीक है बच्चों, मेटल्स जो हैं हमारे नेचर में, हमारे अर्थ क्रस्ट में किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। मेटल्स दो तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, एक फ्री स्टेट में और एक कंबाइंड स्टेट में। ठीक है, मैंने आपको इससे पहली वाली वीडियो में रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स पढ़ाई थी जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पढ़ी थी। ठीक है, एक बार उसे फिर से लिख लेते हैं क्योंकि आज के टॉपिक के लिए वो रिएक्टिविटी सीरीज आपको अच्छे से पता होनी ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, तो वो रिएक्टिविटी सीरीज क्या थी, पहले पोटेशियम, देन सोडियम, देन कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, देन आयरन, देन लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। यही थी हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। और ये हमारे ज़्यादातर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, और ये हमारे ज़्यादातर लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ ली थी। अब जैसे मेटल्स हैं हमारे, वो क्या करते हैं, दो स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, एक फ्री स्टेट में और एक कंबाइंड स्टेट में। ठीक है, फ्री स्टेट में कौन एग्जिस्ट करते हैं, जो कि लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। जो क्या होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, मतलब उनको इतना फर्क नहीं पड़ता कि भाई हम किसी से रिएक्ट करें नहीं करें। ठीक है, तो इसलिए वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, इसलिए वो फ्री स्टेट में हमें नेचर में मिल जाते हैं। लेकिन जो कंबाइंड स्टेट में होते हैं वो कौन से होते हैं, आपके मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर सभी से ही रिएक्ट कर जाते हैं। इसीलिए अगर वो और भी कुछ नहीं तो बाहर ओपन में पड़े हुए वो ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट कर जाएंगे, ऑक्साइड बना लेंगे, इसीलिए वो फ्री स्टेट में कभी नहीं मिलते, वो हमें हमेशा कंपाउंड्स के फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है बच्चों, ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, तो द एलिमेंट्स विच अकर नेचुरली इन कंबाइंड स्टेट, उन्हें हम क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग मिनरल्स की डेफिनेशन लिखेंगे। मिनरल्स आपके क्या होते हैं, द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स which exist naturally are called minerals। उन्हें हम क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं। ठीक है, आई होप अब आपको मिनरल्स अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। मिनरल्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, खनिज पदार्थ, है ना। तो वो क्या है, हमारे नेचर में, हमारे अर्थ क्रस्ट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, उन्हें हम कहते हैं मिनरल्स। अब कई जगहों पर हमारे पास ऐसे मिनरल्स होते हैं जिसमें कि मेटल्स की मात्रा ज़्यादा होती है और इम्प्योरिटीज़ की कम। तो हमारे लिए तो ये फायदे का सौदा हुआ कि अगर हम उसमें से मेटल निकाल लें, इम्प्योरिटी को हटा दें, है ना, तो वो हमारे लिए बड़ा प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंसेस को जिसके अंदर इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं और मेटल्स जो हैं वो प्रॉफिटेबली उसमें से निकाला जा सकता है, उन
सब्सटेंसेस को हम लोग या उन मिनरल्स को हम लोग क्या कहते हैं, ओर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ओर्स। और आज के सेशन में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि उन ओर्स में से इम्प्योरिटीज को अलग करके अपने मेटल्स को हम लोग कैसे ऑब्टेन करें, कैसे हम लोग प्रॉफिटेबली उसको एक्सट्रैक्ट कर पाए। उसी प्रोसेस को हम लोग मेटलर्जी भी कहते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, मेटलर्जी भी कहते हैं। ठीक है, क्या ये चीज समझ में आ गई? तो ओर्स क्या होता है, ओर्स क्या होते हैं, द मिनरल्स, ये भी मिनरल्स होते हैं, द मिनरल्स फ्रॉम which metals can be extracted क्या आप कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं इसका? क्या इसका कोई एग्जाम्पल है ओर का? एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। एग्जाम्पल है हेमेटाइट ओर। ठीक है, हेमेटाइट ओर होता है आयरन ऑक्साइड। क्या होता है हेमेटाइट ओर? आयरन 3 ऑक्साइड, जिसमें से कि हम आयरन को जो है प्रॉफिटेबली निकाल सकते हैं। इसमें से इम्प्योरिटीज हम लोग अलग कर सकते हैं। क्या ये चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों को? है ना। एल्यूमिनियम का भी एक ओर होता है जिसे हम कहते हैं बॉक्साइट ओर। ठीक है, ऐसी मरकरी का होता है, उसको हम कहते हैं सिनेबार ओर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हम फ्री स्टेट वालों को तो अलग रखते हैं क्योंकि तो लीस्ट रिएक्टिव है ना। हमें ओर्स किसके फॉर्म में मिलेंगे, इनके फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, इसमें से हम एलिमेंट्स, अपने मेटल्स कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, चलिए उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, आई एम रबिंग द बोर्ड। आई होप ये सीरीज आप सब लोगों को अब अच्छे से लर्न हो गई होगी। नहीं भी लर्न है कोई बात नहीं, आप किसी ट्रिक के तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं। फिलहाल इसे लिख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा आता है कि जो मेटल्स होते हैं हमारे या ओर्स होते हैं, ठीक है, वो किस किस के हो सकते हैं हमारे? हो सकते हैं लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स के हो सकते हैं, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, या फिर मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, और या फिर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है बच्चों, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स में आपका आता है कॉपर, सिल्वर और मर्क्यूरी। हालांकि गोल्ड और सिल्वर जो है वो क्या है आपका, बिल्कुल लीस्ट रिएक्टिव है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसलिए फ्री स्टेट में हमें नेचर में मिल जाता है। कॉपर भी मिल जाता है फ्री स्टेट में, लेकिन कॉपर और सिल्वर जो है वो हमें कंबाइंड स्टेट में भी मिलते हैं, ओर्स के फॉर्म में भी मिलते हैं। तो वो कौन कौन से हैं हमारे? कॉपर का और सिल्वर और मर्क्यूरी का। उसी तरीके से मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स में आते हैं आपके जिंक, आयरन एंड लेड। ये मॉडरेटली हैं कि ठीक है, ठीक ठाक से रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। आगे आते हैं हम हाईली रिएक्टिव में, तो आपका आता है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, ये आपके हाईली रिएक्टिव मेटल्स में आते हैं। आई होप इतना अब आपको क्लियर हो गया। क्यों पढ़ा हमने ये सब चीज़ें, क्यों पढ़ी? क्योंकि जब हम एक्सट्रैक्शन करेंगे मेटल्स की, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो उसके अंदर इन सब की एक्सट्रैक्शन का तरीका अलग अलग है, बेस्ड ऑन देयर रिएक्टिविटीज, कि वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मॉडरेटली रिएक्टिव है तो इनको हम किस तरीके से निकालेंगे, इसके ओर में से तरीका अलग होगा, है ना। लीस्ट रिएक्टिव खाली हीट से ही निकाले जा सकते हैं। ठीक है, तो इनका तरीका अलग है। हाईली रिएक्टिव मेटल्स के लिए कोई और टेक्निक हमें अपनानी होगी, इसीलिए हमें ये पता होना ज़रूरी है कि कौन लीस्ट रिएक्टिव में आते हैं, कौन मॉडरेटली और कौन हाईली रिएक्टिव में आते हैं। आई होप यहाँ तक की कहानी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने मेटलर्जी के स्टेप 1 में। हम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करेंगे और आज के सेशन में हम मेटलर्जी को एंड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो लिखिए आप लोग स्टेप 1, मेटलर्जी का स्टेप 1 या एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स का स्टेप 1। सबसे पहले स्टेप में हम लोग लिखते हैं एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। ये तो सबसे सिंपल है। ठीक है, एनरिचमेंट सबसे सिंपल होता है। जैसे कि आप लोग कभी
पार्टीज़ में जाते हैं या अपने कहीं पे भी जाते हैं, आस पड़ोस में जाते हैं, स्कूल्स में, ऑफिसेस में, तो आप क्या करते हैं, अपना फेस वॉश करते हैं ताकि इम्प्यूरिटीज़ हट जाए हमारी, है ना, और फिर अच्छे से ड्रेसअप होकर हम लोग घर से बाहर निकलते हैं। यही होता है, यही काम है एनरिचमेंट का। मतलब सिर्फ और का ना मुंह धोना है एक तरीके से, मतलब जो उसके ऊपर थोड़ी बहुत इम्प्यूरिटीज़ हैं उनको हमें हटाना है। ठीक है, तो जो इम्प्यूरिटीज़ होती हैं, इम्प्यूरिटीज़ प्रेजेंट इन द ओर्स, इम्प्यूरिटीज़ प्रेजेंट इन द ओर्स, उनको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट इन ओर्स इज कॉल्ड गैंग। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, गैंग कहते हैं। जैसे कैसी इम्प्यूरिटीज, सॉइल यानी मिट्टी लगी हो, सैंड लगी हो, उनको हम गैंग कहते हैं। ठीक है, ये सिंपल वॉशिंग से, है ना, हटाई जा सकती है, सिंपल स्क्रबिंग से उसको हम हटा सकते हैं। लेकिन कई बार कुछ इस तरीके कुछ टेक्निक्स भी अपनाई जाती हैं इन इम्प्यूरिटीज़ को हटाने के लिए। जैसे कि मान लो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में मेटल्स की और इम्प्यूरिटीज़ की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है उनके बीच में अगर कुछ डिफरेंस मिल जाए, उसके बेस पे आप उनको अलग कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ हेमेटाइट और अभी अभी हमने पढ़ा था आयरन का और था, तो क्या हम मैग्नेटिक सेपरेशन वाली चीज़ से, मैग्नेटिक सेपरेशन वाले प्रोसेस से हम आयरन जो है अपना अलग कर सकते हैं इम्प्यूरिटीज से, क्योंकि इम्प्यूरिटीज तो मैग्नेटिक नहीं हो सकती, है ना। तो अगर हम मैग्नेटिक सेपरेशन का यूज़, ये इनकी क्या हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस हो गया, तो बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, वेरियस प्रोसेसेस से हम लोग क्या कर सकते हैं, एनरिचमेंट कर सकते हैं। और से सारी इम्प्यूरिटीज नहीं निकलती पर कुछ निकल जाती हैं, यानी कि हमारे प्रोसेस का स्टार्टिंग हो जाती है। समझ में आ गई बात, एनरिचमेंट आसान था। अब हम आते हैं अगले स्टेप पे। ठीक है, अगले स्टेप में हमारे पास अब यहाँ से स्टार्ट होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ लो मेटल्स, लो रिएक्टिव मेटल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स। यानी कि जो मैंने अभी अभी आपको बताया था ना 3 तरीके के, तो स्टेप 2 में हमें वो सभी चीज़ें ध्यान से देखनी होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर आता है आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स की एक्सट्रैक्शन हम कैसे करवा सकते हैं, ये ज़्यादातर अपने ऑक्साइड या फिर सल्फाइड ओर में पाए जाते हैं। ठीक है, मोस्टली इनका ऑक्साइड या फिर सल्फाइड ओर होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूँ मर्क्यूरी का, ठीक है, सिनेबार ओर, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, सिनेबार ओर कहते हैं। फॉर्मूला होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड। ठीक है, तो मर्क्यूरी सल्फाइड को, इनको हम अगर एक्सट्रैक्ट करना चाहें तो ये किससे हो सकते हैं, आपके ऑक्साइड, सल्फाइड, ये किससे हो सकते हैं, बाय हीट एलोन। मतलब इतने लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, तो खाली अगर आप हीट दोगे ना तो भी आपके पास मेटल आ जाएगा। बताओ जरा कितना सिंपल है, सिर्फ हीट देने से ही मैम, हाँ बिल्कुल हीट देने से ही। कैसे चलो देखते हैं। मान लो ये हमारे पास सिनेबार ओर है। ठीक है, मैंने इसमें हीट दी, यानी मैंने इसकी कंबशन करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, हीट दे दी, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, पहले हम इसको ऑक्साइड में चेंज करेंगे, पहले हम इसको किस में चेंज करेंगे, इसके ऑक्साइड में चेंज करेंगे। यानी कि अगर सल्फाइड और है तो हम उसको सबसे पहले किस में चेंज करेंगे बच्चों, इसके ऑक्साइड में चेंज करेंगे। और अगर ऑक्साइड है फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, फिर इसको अगेन हम हीट करवाएंगे, तो ये मेरे पास मर्क्यूरी और ऑक्सीजन अलग निकल जाएगा, मेरे पास प्योर मर्क्यूरी मेटल आ जाएगा, प्योर मेटल मेरे पास ऑब्टेन हो जाएगा सिर्फ हीट से ही। समझ में आ गई बात। यानी मैम लीस्ट रिएक्टिव मेटल का तो सिंपल रहा हिसाब किताब कि बस हीट करवा दो, बस ये पहले मुंह धो दिया इसका, है ना, एनरिचमेंट करवा दी, और फिर उसके बाद हमने क्या करा, हमने सिर्फ उसको हीट दी, है ना, ड्रायर कर दिया, एक तरीके से हीट दी, और फिर हमारे पास प्योर मेटल आ गया। क्या ये चीज़ क्लियर है। हम इसके अंदर एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कॉपर का। ठीक है, कॉपर का अगर मैं देखूं तो कॉपर का अगर सल्फाइड ओर है, ठीक है, CuS है, उसको अगर मैंने ऑक्सीजन के साथ करवाया तो मेरे पास CuO आ जाएगा, ठीक है, Cu2S होता है ये, तो यहाँ पे SO2, यानी कि ये क्यूप्रस सल्फाइड है,
SO2 आ गया, ठीक है। हीट करवाने के बाद अब फर्दर हीटिंग करवाएंगे। ऑन फर्दर हीटिंग तो क्या होगा बच्चों, जो हमारा ये कॉपर ऑक्साइड आया है ये ऑक्सीजन के साथ ना होकर दोबारा से Cu2S के साथ ही रिएक्ट कर लेगा, जो हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। तो वो हमारे पास कॉपर मेटल प्लस सल्फर डाइऑक्साइड आ जाएगी। क्या ये चीज समझ में आ गई? ये हमारे पास प्योर कॉपर मेटल आ गया, ठीक है। बस उसके अंदर ऑक्सीजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन तो है ही है कॉपर ऑक्साइड में, जो यहाँ पे हमारे पास इम्प्योर मेटल था या कह ले और था, वो और हमने यहाँ पे रख दिया, दोबारा से उसी के साथ वो रिएक्ट करके हमें प्योर मेटल देता है। बस इतनी सी बात है। बैलेंसिंग आप लोग खुद कर लेंगे, फिलहाल हम लोग कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो आई होप ये वाला स्टेप 2 का फर्स्ट पार्ट आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल पे, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है। मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स में आपको एग्जाम्पल दे सकते हैं? हाँ मैम दे सकते हैं। कौन सा? जिंक, है ना। हम जिंक ले लेते हैं, ठीक है। मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, तो इसमें क्या है, दे मोस्टली अकर इन, ठीक है, मोस्टली दे अकर इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में अकर करते हैं ये, या तो कार्बोनेट्स और होते हैं इनके कार्बोनेट्स, या फिर सल्फाइड्स, या फिर इनके होते हैं आपके सल्फाइड्स। दोनों में से ही मेटल को निकालने का तरीका बिल्कुल अलग है, ठीक है। इसमें हम जो देते हैं, हम देते हैं लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, या हम कह लें लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, और यहां हम देते हैं एक्सेस ऑफ एयर, है ना। हीट करवा रहे हैं, यहाँ भी हीट करवा रहे हैं, लेकिन इसमें लिमिटेड सप्लाई में और इसमें एक्सेस ऑफ एयर में इतना फर्क है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कैल्सिनेशन। क्या कहते हैं बच्चों? कैल्सिनेशन। और इसे कहते हैं हम रोस्टिंग। हम इस प्रोसेस को कहते हैं रोस्टिंग। अब दोबारा समझेंगे क्या है। हमारे पास मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं, जैसे हमने लीस्ट रिएक्टिव मेटल में हीट करवाया था, मेटल निकाल लिया था, इसमें भी हमें हीट तो करवाना पड़ेगा, यानी कि फर्स्ट हमें इन्हें चेंज करना पड़ेगा ऑक्साइड्स में। किस में चेंज करना पड़ेगा? ऑक्साइड्स में, क्योंकि ऑक्साइड से ना मेटल्स निकालने आसान हो जाते हैं, तो हमें ऑक्साइड में चेंज करना है, ठीक है। मतलब बर्निंग करवानी है, ठीक है। कार्बोनेट्स की बर्निंग करवाई लेकिन लिमिटेड सप्लाई में, तो हमारे उस प्रोसेस को कहते हैं कैल्सिनेशन। और सल्फाइड और है, कोई बात नहीं, एक्सेस ऑफ एयर में करवा दो तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रोस्टिंग। दोनों से ही ऑक्साइड आ जाता है। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर हम एग्जाम्पल और देख लेंगे ना तो ये फिक्स हो जाएगी। कैसे मान लो जिंक है, ठीक है, मेरे पास जिंक, मैं सबसे पहले इसका लेती हूँ सल्फाइड और, चलो जी सल्फाइड और ले लेते हैं। अब इसके अंदर हमने ऑक्सीजन के साथ बर्निंग करवाई, है ना, हीटिंग करवाई, बर्निंग करवाई, तो मेरे पास जिंक ऑक्साइड आ जाएगा ना, और बन जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। यानी यहाँ पे मैं दूंगी एक्सेस ऑफ एयर, और इस प्रोसेस को मैं कहूंगी रोस्टिंग। तो क्या अब आप लोग डेफिनेशन खुद लिख सकते हैं रोस्टिंग की? क्या है कि हीटिंग द metal ore in excess of air to convert it into its oxide is called as roasting, ठीक है। conversion of sulfide ore into the oxide ore of the metal by heating it in the excess of air is called as roasting, ठीक है। एक्सेस ऑफ एयर याद रखना है और आपको सल्फाइड और याद रखना है। सल्फाइड और हमेशा रोस्टिंग से ही होगा। अब आते हैं हम कार्बोनेट और पे, यानी कि जिंक कार्बोनेट ले लेते हैं। उसमें भी हमने ऑक्सीजन दी बट लिमिटेड दी, हीट करवाया, जिंक ऑक्साइड बन रहा है यहाँ पे भी, और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कैल्सिनेशन। आई होप अब आपको कैल्सिनेशन भी क्लियर हो गया होगा। कैल्सिनेशन क्या होता है? द कन्वर्जन ऑफ carbonate ore into the oxide ore of the metal in the limited supply of oxygen is called as
कैल्सिनेशन। क्या इतना समझ में आ गया है ना? रोस्टिंग कैल्सिनेशन समझ में आ गई। सल्फाइड को देखते ही आपको लिखना है रोस्टिंग और कार्बोनेट को देखते ही आपको लिखना है कैल्सिनेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑक्साइड से मेटल तक की जर्नी हमें कंप्लीट करनी है। ऑक्साइड से मेटल कैसे निकाले मैम? ऑक्साइड से मेटल कैसे निकाले? यहाँ पे खड़े होते हैं दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि ज़्यादातर मेटल्स हमारे ऑक्साइड्स में ही क्यों मिलते हैं? ज़्यादातर जो ओर्स होते हैं वो ऑक्साइड्स में ही क्यों होते हैं? क्योंकि ऑक्साइड जो है ना एक बहुत अच्छा दोस्त है, वो बहुत रिएक्टिव एलिमेंट है, वो सभी के साथ दोस्ती करना चाहता है। तो इसका आंसर यही हुआ बच्चों कि ऑक्सीजन इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट and it reacts with most of the metals and also it is present abundantly on the earth. अर्थ पे इसकी मात्रा बहुत abundant भी है ना? तो इसीलिए हम ऑक्साइड्स जो हैं, ऑक्साइड्स के ओर्स ज़्यादातर पाए जाते हैं। अब आती है बात कि ऑक्साइड से अब हम लोग आगे मेटल कैसे निकालें। तो ऑक्साइड से मेटल तक पहुंचने का जो केमिकल प्रोसेस है उसे हम कहते हैं रिडक्शन, है ना? आपने चैप्टर 1 में भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस पढ़ी है ना? यानी रिडक्शन करवाने के लिए हमें रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत होती है। रिड्यूसिंग एजेंट है हमारे पास, कौन है वो? हमारा कार्बन। अगर मैं यहाँ पे जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्ट करवा दूँ तो क्या मेरे पास जिंक मेटल आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। देखिए कैसे, ठीक है? तो ये स्टेप 2 का ही हमारा आगे का पार्ट है। पहला पार्ट हमने ए पार्ट करा लीस्ट रिएक्टिव में, दूसरा पार्ट यहाँ पे आप बी पार्ट लिख सकते हैं, ठीक है? दूसरा पार्ट हमारा रहा मॉडरेटली के लिए, थोड़ा सा मॉडरेटली ही जो है हमारा एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है? और इसमें हम पहुंच गए ऑक्साइड ओर तक। तो बी का भी ये फर्स्ट पार्ट समझ लो कि हमने ऑक्साइड बना लिया। सेकंड पार्ट आएगा स्टेप 2 के बी पार्ट का, सेकंड पार्ट आएगा कि हम ऑक्साइड से क्या बनाएंगे बच्चों? ऑक्साइड ओर से हम लोग क्या बनाएंगे? मेटल तक पहुंचेंगे, ठीक है? चलिए, तो सेकंड आपका इसमें पार्ट आता है रिडक्शन, ठीक है? रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड ओर इनटू मेटल, या हम कह सकते हैं प्योर मेटल, ठीक है? तो रिड्यूसिंग एजेंट हमने क्या लिया? रिड्यूसिंग एजेंट हमने सबसे पहले लिया कार्बन लिया। तो हमारे पास जिंक ऑक्साइड आया था, मैंने कार्बन के साथ रिएक्ट करवाया, मेरे पास जिंक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, तो ये हो गया मेरा प्योर मेटल, ये हो गया मेरा प्योर मेटल, ठीक है? क्या मैं रिड्यूसिंग एजेंट में है ना मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स भी ले सकती हूँ? मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स भी ले सकती हूँ, फॉर एग्जाम्पल लाइक एल्यूमिनियम, सोडियम, क्या मैं इनको भी ले सकती हूँ? ले सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने मैग्नीज डाइऑक्साइड ली, ठीक है? मैग्नीज डाइऑक्साइड लिया और मैंने उसको एल्यूमिनियम पाउडर के साथ रिएक्ट करवाया, जिंक के लिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमें जिंक कार्बन के साथ ही मिल गया, ठीक है? लेकिन कई ऐसे ओर्स होते हैं, ऑक्साइड्स होते हैं जो कि कार्बन को थोड़ा सा लो रिएक्टिव मानते हैं और उनके साथ रिड्यूस नहीं हो पाते हैं, तो उनके लिए क्या मैं मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स को ले सकती हूँ? तो वो क्या करेगा? मैग्नीज को यहाँ से भगा देगा, हट जाओ तुम, है ना? और अपने आप उसका ऑक्साइड बना लेगा और हमारे पास मैग्नीज का प्योर मेटल आ जाएगा। क्या ये चीज समझ में आ गई कि रिडक्शन हमने कार्बन से भी करवाई और एल्यूमिनियम से भी करवा दी, है ना? तो क्या मैं इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह सकती हूँ? क्या मैं इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह सकती हूँ? जो आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था, एक ने दूसरे की जगह ले ली ना, है ना? मोस्ट रिएक्टिव ने लीस्ट रिएक्टिव को हटा दिया ना, डिस्प्लेस कर दिया ना, तो इसीलिए हम इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और इसमें एनॉर्मस अमाउंट की हीट निकलती है, यानी कि ये रिएक्शंस आपकी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होती हैं, जिसकी वजह से मेटल हमें मिलता है मोल्टन स्टेट में। मेटल हमें किस में मिलता है बच्चों? मोल्टन स्टेट में, क्योंकि वो गर्मी उसको पिघला देती है। समझ में आ गई? अब इसका एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जो मैं अभी आपको करवा रही हूँ कि मान लो हमारे पास आयरन का ऑक्साइड है, ठीक है? आयरन का ऑक्साइड है, इसको भी मैंने रिड्यूस करवाने के लिए एल्यूमिनियम का इस्तेमाल कर लिया, तो क्या बनेगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन प्लस हीट,
यही बनेगा। अरे मैम ये तो बिल्कुल ऊपर वाली रिएक्शन की तरह हो गई है ना। ये भी प्योर है, ये भी मोल्टन है, ये भी प्योर है, ठीक है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इस रिएक्शन का यूज डेली लाइफ में? हमारे पास पिघला हुआ लोहा आ गया भाई, पिघला हुआ लोहा हम कहाँ यूज कर सकते हैं? कहीं पे भी, जैसे कि मान लो रेलवे ट्रैक्स हैं, है ना, अगर वहाँ पे पटरियाँ अलग अलग हो रही हैं या टूट रही हैं, उनको ज्वाइन करने के लिए हम पिघला हुआ लोहा डाल दें, बाद में वो सॉलिडिफाई होता रहेगा, है ना, सॉलिडिफाई होके वो तो जुड़ गई। ऐसे ही कई मशीन पार्ट्स होते हैं जो लोहे के होते हैं, उनमें हम पिघला हुआ लोहे को पिघलाना बहुत मुश्किल काम है। क्या इस रिएक्शन से वो काम बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं थर्माइट रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? थर्माइट रिएक्शन कहते हैं। और इसे आप एक स्टार और एक हार्ट दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फ्रॉम बोर्ड एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। समझ में आ गई बात? तो एक बार और सुन लीजिए, थर्माइट रिएक्शन की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो क्या आएगी कि द प्रोसेस या द रिएक्शन इन विच आयरन ऑक्साइड reacts with aluminium to give molten iron मिल रहा है ना, molten iron मिल रहा है, to give molten iron which is used to join, किस लिए यूज होता है? which is used to join railway tracks को ज्वाइन करता है, railway tracks and cracks in machine parts I hope अब थर्माइट रिएक्शन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना, कि हमें बस मोल्टन आयरन मिलता है। तो ये खत्म होता है आपका स्टेप 2 का बी पार्ट, जिसमें हमने मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स के बारे में पढ़ा। आ गया प्योर मेटल, आ गया ना। लीस्ट रिएक्टिव मेटल में से भी लीस्ट वाला आसान था हीट, और ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, है ना। तो अब हम पढ़ते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल के लिए, ठीक है। तो जल्दी से हेडिंग डालिए स्टेप 2 में ही आपका थर्ड पार्ट यानी कि सी पार्ट आएगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स। अब हाईली रिएक्टिव मेटल्स भी आपके ज्यादातर किस में होते हैं? ऑक्साइड्स के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। मोस्टली अकर्स एज ऑक्साइड्स, ठीक है। तो क्या मैम अब इसमें भी रिडक्शन कर देते हैं, कार्बन से करवा देते हैं? क्या कार्बन से ये रिएक्ट होंगे? नहीं, क्योंकि ये तो खुद ही इतने ज़्यादा रिएक्टिव है, इनका जो ऑक्सीजन के प्रति प्यार है ना वो ज़्यादा होता है कार्बन के मुकाबले, ठीक है। तो इसीलिए ये कार्बन के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते। डज नॉट रिएक्ट विद कार्बन या रिड्यूसेस बाय कार्बन, ये ज़्यादा सही रहेगा। डज नॉट रिड्यूसेस बाय कार्बन because they have high affinity for oxygen। ऑक्सीजन के लिए उनकी एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है। तो इसके लिए फिर क्या तरीका होगा? रिडक्शन ही है, बट किसी और तरीके से, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, आपने पढ़ा भी होगा क्लास 8 में 9th में। हम एक बीकर लेते हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं, ठीक है, और उनको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं बैटरी से, पॉजिटिव नेगेटिव। एक इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं, ज्यादातर हम लोग क्लोराइड्स लेते हैं, क्लोराइड्स ऑफ मेटल। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ सोडियम क्लोराइड, क्योंकि हाईली रिएक्टिव मेटल्स में आपका पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम यही आता है। मैंने सोडियम ले लिया, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को हम लोग कहते हैं एनोड, और नेगेटिवली चार्ज को हम लोग कहते हैं बच्चों कैथोड, ठीक है। इतनी चीज। अब हमारे पास ये इलेक्ट्रोड किसी भी चीज की हो सकती है, कार्बन की, कॉपर की, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब हमारे पास इसके अंदर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव चार्जेस हैं।
हाँ जी है मैडम। अब हम क्या करें, जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यानी कि क्लोरीन हमारा यहाँ गया और सोडियम हमारा यहाँ गया। ठीक है, तो चलो आओ रिएक्शंस लिखते हैं हम इसकी। एट कैथोड, पहले तो कैथोड भी क्या हो रहा है, कैथोड भी क्या हुआ, सोडियम का आयन गया, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, उसने उससे इलेक्ट्रॉन लिए और सोडियम मेटल बना दिया। ठीक है, सोडियम, तो ये आ गया मेरे पास प्योर मेटल। यहाँ पे आपके पास सोडियम की डिपोजिशन आ जाएगी, यानी कि प्योर मेटल आ गया। हो गई ना एक्सट्रैक्शन। और एनोड पे फिर एनोड का क्या, एनोड पे गया क्लोरीन आयन, इसके पास तो एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, क्योंकि तभी तो नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्लोरीन ये हमारा इलेक्ट्रॉन जो है लूज कर देगा। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन अकेला जो है स्टेबल नहीं होता, तो क्लोरीन गैस बनेगी 2, तो यहाँ पे भी 2 क्लोरीन आयंस और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, गॉट इट। ये दोनों रिएक्शंस क्लियर हुई। तो यानी कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करते हैं, और जिस भी मेटल को हमें प्यूरिफाई करना है, निकालना है, उसी का ही क्लोराइड ले लिया हमने। ठीक है, जो कैथोड पे रिएक्शन हो रही है ना, मेटल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो जो कैथोड पे रिएक्शन हो रही है वहां हमें प्योर मेटल मिल जाता है। ठीक है बच्चों, ये चीज क्लियर हो गई। स्टेप 2 ओवर। स्टेप 1 एनरिचमेंट, स्टेप 2 जिसमें लीस्ट रिएक्टिव के लिए हीट करा हमने, और मॉडरेटली के लिए हमने पहले कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में से एक रास्ता अपनाया। कार्बोनेट है तो कैल्सिनेशन, सल्फाइड है तो रोस्टिंग। फिर हमने कौन सा रास्ता अपनाया, रिडक्शन का, जिसमें हमने कार्बन से करवाया, जो कार्बन से तैयार नहीं है उसको एल्यूमिनियम से करवाया, और थर्माइट रिएक्शन पड़ी आयरन के साथ। ठीक है, फिर हमने हाईली रिएक्टिव मेटल में हमने कैसे करा, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करी। क्या ये चीज क्लियर हो गई। अब हम इसके लास्ट स्टेप पे आते हैं, उसके बाद इस सेशन को एंड करते हैं। लास्ट स्टेप है आपका स्टेप 3, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ठीक है, प्योर मेटल आ गए, मतलब ये हमारे ज्यादातर 98-99% प्योर मेटल्स हो जाते हैं। फिर लास्ट स्टेप आता है आपका रिफाइनिंग। ठीक है, तो अब आप लोग हेडिंग डालिए स्टेप 3 रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। अब इस रिफाइनिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसके अंदर ज्यादातर जो आपके मोस्टली रिएक्टिव होते हैं वो क्या होते हैं, मोस्टली रिएक्टिव ज्यादातर तो आपके स्टेप 2 में ही क्या हो गए, बिल्कुल प्योर मेटल मिल गए। लेकिन अगर मैं बात करूं कॉपर की, सिल्वर की, टिन की, लेड की, तो ये ज्यादातर क्या करते हैं, इस स्टेप तक आते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग यानी कि रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स यूजिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस सबने पढ़ा हुआ है ना क्लास 8 में, इलेक्ट्रोलिसिस में इसमें भी हम एक बीकर लेते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर एनोड कैथोड बड़े ध्यान से लेना होता है। एनोड कैथोड बच्चों बड़े ही ध्यान से लेना होता है। पिछले वाले स्टेप में तो हमने कोई भी, मैंने बोल दिया कार्बन ले लो, कॉपर ले लो, इलेक्ट्रोलाइट जो है बड़े ध्यान से लेना होता है उसमें, है ना, क्लोराइड लेना होता है। इसमें एनोड कैथोड हम लोग क्या लेंगे, इसके अंदर हम इम्प्योर मेटल का तो लेंगे एनोड, इम्प्योर मेटल का हम लेंगे एनोड, और एक पतली सी स्ट्रिप लेंगे प्योर मेटल की एज कैथोड। ठीक है, अभी फिलहाल ध्यान रखिए, अभी पता चल जाएगा ऐसा हमने क्यों करा। ठीक है, फिर हम लेंगे एक इलेक्ट्रोलाइट, उसी मेटल का कोई भी सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ द मेटल। अब हम इसमें एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल है, मुझे कॉपर चाहिए तो मैंने कॉपर सल्फेट ले लिया, ठीक है बच्चों। अब वो कॉपर सल्फेट जो है मुझे यहाँ पे, तो यानी कि ये मेरे पास इम्प्योर कॉपर मेटल है। ठीक है, एक सेकेंड, ये मेरे पास क्या है, इम्प्योर कॉपर मेटल है, ये है इम्प्योर कॉपर मेटल। चलो ठीक है, और ये पतली स्ट्रिप है प्योर कॉपर मेटल की। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे, आप लोग देखेंगे हमारे पास एक तो कॉपर का आयन है और एक सल्फर का आयन है। ठीक है, सल्फर का है तो सल्फर जाएगा यहाँ, कॉपर जाएगा यहाँ। ठीक है, तो कॉपर तो भैया यहाँ जा रहा है।
ठीक है, यहाँ पे इसको मोटा बना रहा है, ठीक है, ये प्योर जा रहा है, प्योर। तो ये जो मैंने बनाया ये क्या है, प्योर कॉपर मेटल, प्योर कॉपर मेटल। ये चीज तो मैम समझ में आ गई कि कॉपर इधर चला गया, सल्फर यहाँ चला गया, ऑक्सीजन के बुलबुले दे देगा, ठीक है, कोई बात नहीं। और ये जो यहाँ का जो कॉपर है, इम्प्योर कॉपर, ये क्या है, इम्प्योर कॉपर टूट टूट कर इसके अंदर जाकर इसको रिस्टोर करेगा, है ना, रिस्टोर द कॉपर इन सॉल्यूशन, है ना, क्योंकि ये कॉपर सॉल्यूशन में से यहाँ जा रहा है तो खत्म भी तो होगा, तो वो इम्प्योर मेटल पतला होता जाएगा, इम्प्योर मेटल पतला होता जाएगा। तो मैम इम्प्योरिटीज कहाँ गई, इम्प्योरिटीज कहाँ गई, इम्प्योरिटीज आपकी यहाँ पे इकट्ठी हो जाती हैं, ठीक है, ये होती हैं आपकी इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज, एनोड के नीचे इकट्ठी होती हैं, ठीक है, कलेक्टेड बिलो द एनोड, कलेक्टेड बिलो द एनोड, एंड इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, एनोड मड कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोड मड। यहीं से पता चल रहा है कि एनोड के नीचे इम्प्योरिटीज आ रही हैं। प्योर मेटल तो आ गया हमारे पास, है ना, तो रिफाइनिंग इजी है, इजी है। क्या ये चीज समझ में आ गई, कैसे करा हमने, इम्प्योर मेटल एनोड, एनोड मड है ना, उससे याद रखना। और प्योर मेटल आपका मोटा होता जाएगा, उसकी पतली सी स्ट्रिप लेंगे, ठीक है, तो वो हो गया हमारा कैथोड। तो ये खत्म होती है आपकी मेटलर्जी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम द ओर्स। आई होप आज का सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो सेशन में, जिसमें हम इस चैप्टर को एंड करेंगे करोशन और रेंसिडिटी के साथ, ठीक है बच्चों। इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करके आइएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।